हेलो एवरीवन, आज हम समरी पढ़ने वाले हैं टॉप गर्ल्स की, जो लिखी है कैरल चर्चिल ने, जो कि रिलीज हुई थी 1982 में 28 अगस्त के दिन। तो अब हम शुरू करने वाले हैं टॉप गर्ल्स। टॉप गर्ल्स जो कि एक एजेंसी है, एम्प्लॉयमेंट एजेंसी, जो काम दिलाने में लोगों को मदद करती है। ये टाइटल उस कंपनी के बारे में है। तो कहानी की शुरुआत होती है और जो हमारी कैरेक्टर है मर्लिन को अभी अभी अपनी कंपनी में प्रमोशन मिला होता है और ये कहानी उसकी पार्टी से ही स्टार्ट होती है, प्रमोशन की पार्टी से, जहाँ अलग अलग एरा से कई सारी अलग अलग तरह की जो फीमेल्स हैं वो आई होती हैं और वो एक दूसरे से बातें करती हैं और अपने अपने जीवन में जो उन्हें स्ट्रगल्स हुए हैं उनको शेयर करती हैं। वहाँ आती है इजाबेला बर्ड, जो अपनी ट्रैवलिंग के किस्सों को सुनाती है। वहाँ आती है लेडी नीजो, जो कि पहले एक कर्टसन हुआ करती थी और वो लोगों को बताती है कि कैसे वो बाद में एक नन बन गई, पर लोगों ने उसके बच्चों को क्रूरता से मार दिया। वहाँ आती है जॉन, जो कि 9th सेंचुरी से आई होती है और वो बताती है कि वो कैसे लोगों से छिपकर पोप बनी थी और जब लोगों को पता चला ये वाली बात तो उन्होंने उसके बच्चों की जान ले ली। वहाँ ग्रिजेल्डा आती है, जो कि कैंटरबरी टेल्स में ओबीडियंट वाइफ के रूप में दिखाई गई है और वो बताती है सब लोगों को कि कैसे उसके पति ने उसके कई सारी परीक्षाएं ली, उसके टेस्ट लिए, जिसकी वजह से उसे कई डिसरिस्पेक्टेड चीज़ों का और कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहाँ डल ग्रेट भी आती है, जो बताती है कि कैसे उसने एनिमीज के खिलाफ आर्मी को संगठित किया था। ये लोग अपनी कहानियां सुनाती हैं और ये दिखाया जाता है कि ये सब कैसे मर्लिन से किस प्रकार से सिमिलर हैं। इसके बाद कहानी जाती है आगे। अगले सीन में मर्लिन J9 नाम की एक औरत का इंटरव्यू करती है। J9 मर्लिन को बताती है कि कैसे देश विदेश घूमना है, ट्रैवलिंग करनी है और पैसे कमाने हैं, और वो कुछ पैसे बचा भी रही है ताकि वो अपने फियांसे से जल्दी से शादी कर ले। ये बात सुन के मर्लिन थोड़ी सी चिंतित होती है और वो J9 से कहती है कि ये बात वो एम्प्लॉयर्स को ना बताए, वरना उसे नौकरी मिलने में थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। खैर, अगला सीन होता है, ये सेट है जॉयस के घर पे, जो कि मर्लिन की बहन है। जॉयस के घर पर अब जो एंजी अपनी दोस्त किट के साथ खेल रही होती है, वो शेल्टर में छिपी हुई होती है, वो एंजॉय कर रही होती है अपना बॉसी बिहेवियर टुवर्ड्स किट। वो बहुत ही ऐसे ही बिहेव करती है किट के साथ। तो तभी वहाँ पर जॉयस आ जाती है, वो उन लोगों को कुकीज़ ऑफर करती है और चिल्लाने भी लगती है। वो एंजी से कहती है कि जाओ जाकर अपना कमरा साफ कर लो, पर जो एंजी है वो जॉयस को बिल्कुल ही इग्नोर करती है और किट से कहती है कि मैं एक दिन अपनी माँ को ज़रूर मार डालूंगी। पर तभी जॉयस और गुस्सा करती है और बोलती है जाकर अपना रूम साफ़ करो एंजी। उसके बाद एंजी को अपना रूम साफ़ करने के लिए जाना पड़ता है। उसी दौरान जॉयस किट से कहती है कि वो एंजी के भविष्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है। एंजी को स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था, उसे अपनी पढ़ाई जारी रखनी चाहिए थी। अब मुझे बहुत चिंता है कि वो भविष्य में क्या करेगी, आखिर कौन उससे शादी करेगा और उसका करियर कैसे बनेगा। पर जब सीढ़ियों से एंजी वापस आती है, जब वो अपना कमरा साफ करके वापस आती है, हम देखते हैं कि वो एक छोटी सी ड्रेस पहन कर आई होती है जो बहुत ही फैशनेबल है, जिसे देखकर जॉयस बहुत गुस्सा करती है और बोलती है कि तुम्हें ये ड्रेस नहीं पहननी चाहिए थी। हालांकि फिर से एंजी उसे इग्नोर करती है और किट से कहती है कि एक दिन मैं ईंट लेकर इसी ड्रेस में, यही ड्रेस पहने हुए ईंट से अपनी माँ को ज़रूर मार डालूंगी। अब जो सीन है वो मर्लिन के ऑफिस में है। यहाँ दो महिलाएं हैं, एक का नाम है नेल और एक का नाम है विन। वो आपस में अपने वीकेंड के बारे में बात कर रही होती हैं कि उन्होंने अपना कैसे बिताया। तभी वहाँ पर मर्लिन आ जाती है और वो मर्लिन को कांग्रेट्स करती हैं उसकी प्रमोशन के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो विन होती है वो लुइस नाम की एक लेडी का इंटरव्यू करती है। लुइस 20 साल से लगभग एक कंपनी में काम कर रही है और वो लगातार बहुत अच्छा काम कर रही है, पर वो इस बात से बहुत फ्रस्ट्रेटेड होती है कि कैसे उसे कभी प्रमोशन नहीं मिलता। और वो बताती है कि वो जो मेल ओरिएंटेड जो माहौल होता है, आदमियों के साथ काम करना पसंद करती है। तो फिर ये सुनकर विन उसके लिए परेशान हो जाती है, क्योंकि फिर उसको किसी ऐसे लड़के के साथ काम करना होगा, कंपटीशन करना होगा जो यंग होगा, और उस कंपटीशन में जाहिर सी बात है कि कंपनी वाले उस लड़के को ही चुनेंगे। इसीलिए वो एक स्टेरियोटिपिकल फीमेल जॉब के बारे में, वर्क के बारे में लुइस को बताती है। तभी वहाँ एंजी आ जाती है। अब एंजी को देखकर मर्लिन बिल्कुल खुश नहीं होती। हालांकि एंजी मर्लिन से बहुत इम्प्रेस्ड है। वो अपनी आंट से मिलने के लिए जब आती है ऑफिस में, तो मर्लिन उसे देखकर खुश तो नहीं होती।
पर तभी वहाँ पर मिसेस किट आ जाती हैं, जो कि हार्वर्ड की वाइफ हैं। हार्वर्ड कौन है? हार्वर्ड वो है जिससे जीत कर मर्लिन को प्रमोशन मिला है। मतलब या तो हार्वर्ड को मिल सकता था या मर्लिन को, तो वो मर्लिन को मिला है। और मिसेस किट हैं जो हार्वर्ड की वाइफ है, वो आ जाती हैं और मर्लिन से रिक्वेस्ट करती हैं कि वो रिफ्यूज़ कर दे प्रमोशन को लेना, वो रिफ्यूज़ कर दे और बोले कि मुझे प्रमोशन नहीं चाहिए, क्योंकि हार्वर्ड एक आदमी है और उसके लिए प्रमोशन बहुत ज़रूरी है, उसके ऊपर घर चलाने की जिम्मेदारियां हैं। तो फिर ये सुनकर मर्लिन से डिसएग्री करती है और बोलती है कि मैं अपना प्रमोशन रिफ्यूज़ नहीं करूँगी और मैं तुमसे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। वहाँ पर विन होती है, वो एंजी के साथ होती है, वो उसे अपनी कहानियाँ बताती है कि कैसे उसने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया और यहाँ तक जॉब पाई। और जो एंजी है वो भी विन को बताती है कि वो बड़े होकर बहुत सक्सेसफुल बनना चाहती है और इसी तरह के इस ऑफिस में काम करना चाहती है। और विन उसकी बातें सुनने के बाद अपने स्ट्रगल्स भी बताती है, जो सुनते हुए एंजी सो जाती है। तो जब वहाँ पर मर्लिन आती है तो विन बताती है कि एंजी बहुत ही स्मार्ट बच्ची है और वो एक दिन बहुत सक्सेसफुल बनेगी। तो मर्लिन बोलती है कि मैं इस बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ कि वो सक्सेसफुल होगी, मुझे उसकी चिंता है और मुझे नहीं लगता कि वो कभी भी सक्सेसफुल हो सकती है। अब जो कहानी है वो 1 साल पहले सेट है, जो सीन अब है वो 1 साल पहले का है। तो जो प्रेजेंट टाइम में जो कहानी चल रही थी, अब दिखाया जा रहा है कि 1 साल पहले क्या हुआ था। तो 1 साल पहले जॉयस के घर पर मर्लिन जाती है मिलने के लिए और खूब सारे तोहफे लेकर जाती है। उनमें से वो एक ड्रेस भी लेकर जाती है जो वो एंजी को गिफ्ट करती है। ये वही ड्रेस है जो हम प्रेजेंट टाइम में देखते हैं एंजी को पहने हुए, वो छोटी वाली फैशनेबल ड्रेस। इतने सारे गिफ्ट्स को देखकर एंजी भी खुश होती है और अपनी आंट को देखकर भी एंजी बहुत खुश होती है। हालांकि जॉयस उसे देखकर खुश नहीं होती है। वो लोग बातें करते हैं। जॉयस ने मर्लिन को 6 साल से नहीं देखा होता है, वो 6 साल पहले आई थी और उसके बाद अब आई है। वो हम कहती है कि तुम कभी आती नहीं हो, हमेशा हम लोगों को टाउन को छोड़कर जब वो चली गई, तुमने किसी की जिम्मेदारी नहीं लेनी और तुम इसी तरीके से चली गई हो। वो इसकी शिकायत लगाती है। तो जो मर्लिन है वो कहती है कि वो बहुत एस्पिरेशनल है और उसको बस ज़िंदगी में आगे बढ़ना था, वो वर्किंग क्लास में हमेशा तो नहीं रह सकती थी। और वो लोग इसी तरीके से बातें करते हैं। एंजी जिससे बोर होकर वहाँ से चली जाती है। तब ये रिवील होता है, ये कहानी में रिवील किया जाता है कि कैसे जो एंजी थी वो दरअसल थी मर्लिन की बेटी। मर्लिन की प्रेगनेंसी की मतलब अनवांटेड प्रेगनेंसी हुई थी। तो जब वो हुई थी तो जॉयस ने कहा कि ठीक है, बेबी की जिम्मेदारी मैं ले लूँगी। तो जो असली मदर है एंजी की वो है मर्लिन। तो वो बोलती है कि देखो, तुमने अपनी जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर छोड़ दी, तुम चली गई और उसके बाद अब जो जॉयस है उसे भी एंजी एक बर्डन की तरह लगने लगी है, एक बोझ लगने लगी है। और उसे लगता है कि वो मर्लिन की जो एम्बिशंस थी उनकी विक्टिम है, वो इनका शिकार है और वो अब इसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती है। खैर, वो लोग फिर रोमांटिक लाइफ के बारे में बातें करते हैं और पॉलिटिक्स के बारे में बातें करते हैं। मर्लिन जो इससे कहती है कि वर्किंग क्लास के जो लोग होते हैं बहुत आलसी होते हैं, वो भी उसकी तरह अपर मिडिल क्लास में आ सकते हैं और आगे बढ़ते हैं जैसे कि मर्लिन बनी है। खैर, इन सब बातों से बातें होती हैं, चर्चा होती है और उसके बाद जो जॉयस होती है वो परेशान होकर वहाँ से चली जाती है और वो बोलती है मुझे सोना है, मुझे नींद आ रही है, और वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद तभी वहाँ पर एंजी आती है। अब एंजी आती है मर्लिन के पास। मर्लिन सोफे पर बैठकर मैगज़ीन पढ़ रही होती है और एंजी उससे कहती है मम। अब ये सुनकर जो मर्लिन है वो सोचती है कि मैं आज एंजी को सच ही बता देती हूँ कि मतलब मैं उसकी माँ हूँ। वो सोचती तो है पर बताती नहीं है, उसको हिम्मत नहीं होती। वो बोलती है तुम्हारी मम्मी वहाँ अंदर है, सोने के लिए गई है, जॉयस अंदर गई है। तो ये सुनने के बाद वो बस चिल्ला रही होती है। जो एंजी होती है वो बोलती है फ्राइटनिंग फ्राइटनिंग। तो वो बोलती है, मर्लिन बोलती है क्या हुआ, तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या, कोई नाइटमेयर था क्या? पर एंजी किसी चीज़ का जवाब नहीं देती। एंजी बस यही कहे जा रही है फ्राइटनिंग फ्राइटनिंग, जिसका मतलब ये है कि एंजी का डरावना नाइटमेयर सपना तो तभी चालू हो गया था जब उसे ये रियलाइज़ हुआ कि ना तो जॉयस ना ही मर्लिन, दोनों में से कोई भी उसकी माँ नहीं बनना चाहती, कोई भी उसे अपने साथ नहीं रखना चाहती, कोई भी उसकी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहती। तो ये थी समरी ऑफ टॉप गर्ल्स बाय कैरल चर्चिल। अगर आपको मेरी ये समरी पसंद आई है तो मेरे बाकी के वर्क चेक करना प्लीज़ मत भूलिए, वो भी बहुत मेहनत से बनाए गए हैं। और मेरे चैनल लिटरेचर विद स्वाति को फॉलो करते रहिए। थैंक यू।